हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बायो वाला मास्टर। बिल्कुल सही सुना आपने। अभी मेरे चैनल का नाम नीट बायो सेज था, बट अभी मैंने उसको चेंज कर लिया है। नाउ आई हैव अपडेटेड माय चैनल नेम टू बायो वाला मास्टर। पता नहीं मेरे माइंड में कल बैठे बैठे ख्याल आया कि चैनल के नाम को थोड़ा सा देसी टच दिया जाए, तो इसीलिए मैंने फिर नाम रख दिया बायो वाला मास्टर। बिकॉज जहाँ से मैं पढ़ा के आया हूँ वहाँ पे मेरे को सारे बायो वाला मास्टर ही बोलते थे। तो मेरे माइंड में वही थॉट आया एंड मैंने फिर अपने चैनल का नाम चेंज करके बायो वाला मास्टर ही कर दिया। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सजेशन देना कि क्या आपको ये जो नाम मैंने रखा अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं सोचूंगा एंड फिर उसको मॉडिफाई करके देन आई विल अपडेटेड माय न्यू चैनल नेम। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे बच्चों क्लिक कर लो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड साथ में अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ पहले जाओ एंड लेक्चर्स को लगा कर आओ, बिकॉज तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट आपको बता दूं कि हमने अभी तक पिछले जो लेक्चर है उसमें क्या करा। तो पिछले बच्चों लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब कि हमने पढ़ा था ऐसे डिवाइसेस के बारे में जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा जाता है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। जिसमें बच्चों हमने तीन तरह के आईयूडीज पढ़े। पहला पढ़ा बच्चों हमने नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, देन सेकंड बच्चों हमने पढ़ा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, देन थर्ड बच्चा हमने पढ़ा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो आज हमने बच्चों अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थर्ड मेथड के बारे में बात करनी है, दैट इज दी हार्मोनल मेथड। तो बच्चों आप इसके नाम से ही देख सकते हो, इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि जो सा हमारे पास ये मेथड है इसमें क्या होने वाला है। तो इस मेथड में बच्चों जनरली क्या होता है, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड वो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली है फॉर दी फीमेल्स। तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो भी कौन से होंगे, सिर्फ फीमेल वाले होंगे। दैट मीन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों हार्मोन्स का यूज करके अब हम मेडिसिन बनाने वाले हैं, इंजेक्शन बनाने वाले हैं और इम्प्लांट्स बनाने वाले हैं, जिसका यूज कहाँ होता है, इन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, एंड बच्चों ऊपर के जो दो मेथड्स हम लोग पढ़ के आए, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, उनमें से अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड हमारे पास हार्मोनल मेथड ही होता है। ठीक है, सो इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड and widely used contraceptive method। ठीक है बच्चों, अब हमने बात करनी है कि हार्मोनल मेथड्स के अंदर और कौन कौन से जरिए आते हैं जिसके द्वारा हम हार्मोन्स को बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। सो इन दिस मेथड, सो इस मेथड में द फॉलोइंग techniques or the following ways are used to insert the hormones into female body। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारे पास जरिया है, जो तरीका है, that is the oral administration। मतलब हार्मोन्स को मुंह के जरिए बॉडी में एंटर करवाना, और उसी को हम बच्चों क्या बोल देते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड मुंह के जरिए हम बॉडी में हार्मोन्स को बच्चों एंटर कैसे करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैबलेट्स, है ना। तो हम मुंह से सिर्फ टैबलेट्स को खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्शन को देखा कि मुंह में डाल रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स की तरह, नहीं ना, सिंपल सी बात है। माउथ से हम सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स को ही लेके जा सकते हैं बॉडी के अंदर, या सिरप्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या, पिल्स या टैबलेट्स के यूज करके फीमेल्स की बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उनको रिलीज करते हैं, उनको फीमेल्स की बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जो बच्चों को टैबलेट्स है, जो बच्चों को पिल है, वो कौन सी होती है, अब मेनली प्रोजेस्टेरोन की पिल्स बनती है, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों का कॉम्बिनेशन पिल्स बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन, या बच्चों एनसीईआरटी ने उसको बोला है प्रोजेस्ट्रोजन,
तो चाहे मैं बोलूँ प्रोजेस्ट्रोजन या चाहे मैं बोलूँ प्रोजेस्टेरोन, दोनों का मतलब क्या एक ही है, ठीक है। सो प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन combinations are used by females in the form of tablets, ठीक है। तो टैबलेट्स के जरिए हॉर्मोन्स को पहुंचाया जाता है, और इन टैबलेट्स को बच्चों हम पॉपुलरली क्या बोल देते हैं, पॉपुलरली इनको बोल दिया जाता है पिल्स, हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, ठीक है, याद रखना। अब बच्चों जो पिल्स है वो दो तरह की हो सकती है, एक पिल है डेली ओरल पिल्स और एक पिल है वीकली ओरल पिल्स। तो जो बच्चों डेली ओरल पिल्स है इसको क्या डेली लिया जाता है, एंड डेली इन द सेंस कि जो ये पिल्स है उसको 21 डेज तक लगातार लिया जाएगा, एंड 21 डेज के बाद बीच में 7 डेज का गैप डाला जाता है, ठीक है। एंड 7 दिन के गैप के बाद फिर से दोबारा इस मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। एंड ये कब तक फीमेल लेती है, फीमेल तब तक लेती है जब तक उसको कॉन्ट्रासेप्शन से बचना है अपने आप को, ठीक है, जब तक उसको अपने आप को कॉन्ट्रासेप्शन से बचाना है, तब तक जो फीमेल है वो क्या करेगी, जो ये ओरल पिल्स है उसका इनटेक करेगी। इतनी बात क्लियर। तो जो बच्चों ये पिल्स है उसको लिया जाता है फॉर 21 days, so have to take daily for a period of 21 days। और जो बच्चों ये मेडिसिन है उसको स्टार्ट कब करा जाता है, उसको स्टार्ट करा जाता है इन दी फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है उसमें जो पहले 5 दिन है ना, तो पहले 5 दिन में से कोई से भी दिन आप उस मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हो, एंड उस मेडिसिन का फिर जो कोर्स है वो चलता है उस डेट से लेके 21 डेज तक, ठीक है। तो याद रखना, अब जो ये मेडिसिन है उसको स्टार्ट कब करा जाता है, सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस बात को याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन में से किसी भी दिन इस मेडिसिन को स्टार्ट करा जा सकता है, और वहां से लेके 21 दिन तक लगातार इस मेडिसिन को खाना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या इस मेडिसिन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, एंड उसके बाद क्या बच्चों, इट इज रिपीटेड अगेन after a gap of 7 days, ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days। अब देखो बच्चों, अब जो यहाँ पे गैप डाला 7 days का, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, दिक्कत क्या आ रही थी, अब जो फीमेल है वो नॉर्मली 21 डेज तक लगातार मेडिसिन खा लेती है, क्योंकि जो वो टैबलेट्स की जो स्ट्रिप आती है उसमें होती ही 21 डेज की टैबलेट्स हैं नॉर्मली देखा जाए तो, है ना, तो वो पिल्स क्या खा गए। अब उसके बाद क्या 7 दिन का बीच में गैप डालना होता है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई, दिक्कत यहाँ पे ये आई कि फीमेल्स में, कि मोस्टली फीमेल्स में क्या हुआ कि वो भूल जाती थी कि 7 दिन हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिसर्चर्स ने क्या दिमाग लगाया, रिसर्चर्स ने क्या करा कि उसी मेडिसिन की स्ट्रिप के अंदर उन्होंने 7 आयरन की पिल्स ऐड कर दी, मतलब 21 डेज तक तो क्या लगातार वो मेडिसिन खाएगी, देन उसके बाद क्या 7 आयरन पिल्स आ जाती है। यहाँ आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, जो ये ऊपर व्हाइट कलर की हमारे पास 3 लाइन है, ये किसकी है बच्चों, ये उस OCP की है, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की है। देन उसके बाद बच्चों आप लोग नीचे देखो, यहाँ पे ये ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की यहाँ पे क्या हमारे पास ये आयरन पिल्स होती है,
ठीक है। तो अब क्या, जब 21 डेज हो गए तो उसके बाद क्या 7 दिन फीमेल ये आयरन पिल्स को खाएगी। ठीक है, इससे क्या उसको फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी बॉडी में, एक तो वो रिकवर हो जाएगा, एंड सेकंड चीज क्या कि जो मेडिसिन की कंटिन्यूटी है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि इस पत्ते में पूरे गिन के मेडिसिन डाली है। पहले 21 दिन चलेगी क्या ओसीपी, देन उसके बाद 7 डेज चलेगी क्या आयरन पिल, एंड फीमेल की जब लास्ट कोली बच जाती है उसको पता चल जाता है कि आज उसका 7 डे है, देन उसके बाद क्या वो दोबारा से इस मेडिसिन को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने ऐसे इस मेडिसिन को बना दिया। समझ गए? तो इस बात को बच्चों नोट डाल के लिख लो क्या कि इसमें क्या आयरन पिल्स आर गिवन, आयरन पिल्स आर गिवन इन लास्ट 7 डेज, इन लास्ट 7 डेज। किसके लिए? फॉर, सबसे पहली चीज तो रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस, रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुएशन फ्लो, इन मेंस्ट्रुएशन फ्लो, एंड बच्चों सेकंड क्या, टू मेंटेन, टू मेंटेन regularity, to maintain regularity of oral contraceptive pills। ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद बच्चों अब जो डेली ओरल पिल्स है उसके 2 एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं बिकॉज ये पता होना चाहिए। तो जो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसके 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बच्चों, एक है माला एन और एक है माला डी। अब देखो यहाँ N और D का सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पे N का मतलब होता है बच्चों नॉन गवर्नमेंटल, एंड यह D का मतलब है बच्चों क्या, डेली। तो जो ये माला D है ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, एंड जो ये माला N है बच्चों ये दी जाती है बाय द नॉन गवर्नमेंटल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, बाकी इन दोनों की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या एग्जैक्टली सेम होती है। तो इस बात को याद रखना कि जो इनकी बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है आर सेम, ओनली डिफरेंस इज देयर इन डिस्ट्रीब्यूशनल एजेंसीज। अब इसकी अगर बात करूं मैं कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो क्या है, अब बात करते हैं बच्चों कॉम्पोजिशन की, तो ध्यान से सुनना। अब जो हमारे पास माला एन और माला डी है इन दोनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, पर जो एस्ट्रोजन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, एंड जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बच्चों ज्यादा होती है। तो इसमें क्या दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या बच्चों इसमें आ गया सिंथेटिक एस्ट्रोजन, क्या आ गया सिंथेटिक एस्ट्रोजन, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं और इथिनाइल एस्टेराडायोल। ठीक है, और प्लस इसी के साथ बच्चों इसमें क्या आ जाता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, इसी के साथ बच्चों क्या आ गया इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, यानी कि इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं नोर एटिहिस्टेरोन एसीटेट, याद रखना। ठीक है, नोर एटिहिस्टेरोन एसीटेट। तो ये क्या बच्चों इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, एंड जो एस्ट्रोजन है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो क्या होती है लो होती है, एंड जो बच्चों हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है ज्यादा होती है। सो मोर कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसकी क्या होती है लो कॉन्सेंट्रेशन। देन बच्चों उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या वीकली ओरल पिल्स। अब वीकली ओरल पिल्स में क्या होता है बच्चों, जो ये मेडिसिन है इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि इसको क्या वीकली लिया जाता है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जाएगा। और इसका वन एंड ओनली एग्जांपल है हमारे पास हमारी एनसीईआरटी में, दैट इज सहेली, और हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये पिल बच्चों कैसी होती है नॉन स्टेरॉइडल, ये कैसी होती है नॉन स्टेरॉइडल
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसी होती है? नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब यहाँ पे बच्चों नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है कि इसमें क्या हॉर्मोन्स नहीं होते। यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या है कि ये नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो अगर इसमें हार्मोन नहीं होता तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों होता है केमिकल। केमिकल कौन सा होता है? सेंटप्रोमैन, जो क्या है? एंटी एस्ट्रेनोजेनिक है। ठीक है, वो क्या करेगा? जो एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स है यूट्रस एंडोमेट्रियम की वॉल के ऊपर, वो उसको मॉड्यूलेट कर देता है। एंड जब उसकी मॉड्यूलेशन हो जाती है तो क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है वो उसके ऊपर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो जब एस्ट्रोजन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं कर पाएगा तो एस्ट्रोजन अपना काम कहां से करेगा? तो ऐसे उसने क्या करा? इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन एज वेल एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये बात क्लियर। एंड सहेली की जो रिसर्च है, जो डिस्कवरी है, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी इन CDRI लखनऊ, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एंड देन बच्चों सेकंड बात क्या कि इट इज वंस अ वीक पिल। ये क्या है बच्चों? वंस अ वीक पिल है, मतलब ये हफ्ते में क्या सिर्फ एक बार ली जाती है। ठीक है, और जो बच्चों इसके साइड इफेक्ट्स है वो क्या बहुत कम है, एंड जो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो बहुत हाई है। सो याद रखना कि इसके जो बच्चों साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। सो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन अब बच्चों बात कर लेते हैं इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की। मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है। तो बच्चों अगर बात करें इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर बच्चों होता है क्या? सेंट क्रोमैन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सेंट क्रोमैन। ठीक है, और बच्चों इसके अलावा सेंट क्रोमैन को हम और क्या बोल देते हैं? सेंट क्रोमैन को बच्चों हम लोग बोल देते हैं और मेलोक्सिफेन। ठीक है, याद रखना, इसको हम और क्या बोल देते हैं? और मेलोक्सिफेन। ठीक है, तो इसके नाम से क्या बच्चों कंफ्यूज मत होना। अब जो बच्चों हमारे पास ये सेंट क्रोमैन है और इसको हम क्या बोल देते हैं? और मेलोक्सिफिन। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एंटी एस्टेरोजेनिक है, मतलब ये क्या एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है। सो इस बात को याद रखना। ठीक है, सो जो हमारे पास है बच्चों ये हमारे पास क्या है? इट इज एंटी एस्ट्रोजेनिक। ठीक है, एंड ये बच्चों प्रिवेंट करता है किसको? इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट व्हाट? इम्प्लांटेशन। उसके बाद बच्चों क्या? अब देखो, अब हम तो जानते हैं इसको सहेली के नाम से, पर इन 2017 जो इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम है बच्चों, उसको सहेली से चेंज करके क्या रख दिया गया? उसको सहेली से चेंज कर रख दिया गया वट छाया। सो याद रखना कि जो सहेली हमारे पास OCP है उसका नाम चेंज करके रख दिया गया क्या? छाया। और ये कब की बात है? इन 2017। ठीक है, सो 2017 में क्या हुआ? इसके नाम को बदल दिया गया और इसको सहेली से क्या बना दिया? छाया बना दिया। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला इफेक्ट बच्चों इसका क्या होता है? ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देती है। कैसे रोक देती है? ये जनरली क्या करता है कि जो गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स है, यानी कि हमारे पिट्यूटरी से जो FSH और LH रिलीज होते हैं, ये उसको रोक देते हैं। अब जब वही नहीं निकलेंगे तो जो ओव्यूलेशन है वो कैसे होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसने क्या करा? ओव्यूलेशन को रोका और इम्प्लांटेशन को रोका बाय ब्लॉकिंग दी पिट्यूटरी सिक्रीशन। इतनी बात क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं। सो इसने क्या करा? इट विल इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन।
इसने क्या करा, जो ओव्यूलेशन थी और जो बच्चों इम्प्लांटेशन थी उसको इसने रोक दिया। कैसे रोका? इट इज अचीव्ड बाय blocking the pituitary secretion, by blocking the pituitary secretion किसकी? ऑफ गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, याद रखना, ऑफ गोनेडोट्रोफिन। सो इसने क्या करा कि जो गोनेडोट्रोफिन की सिक्रीशन थी उसको रोक दिया। और गोनेडोट्रोफिन क्या है? एफएसएच को बोल देते हैं एंड एलएच को बोल देते हैं। ठीक है, सो इसने क्या करा, उसकी सिक्रीशन को ही रोक दिया पिट्यूटरी से। तो हमारे पास अब ओव्यूलेशन कहां से होगी भाई? ना रहेगा सांप, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या बोल गया था मैं? सांप बोल गया था। कुछ ही बोल देता हूं मैं ना बीच बीच में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वही बात होगी। ना रहेगा गोनेडोट्रोफिन और ना ही होगी क्या? ओव्यूलेशन। ठीक है, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन भी कहां से होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड सेकंड काम बच्चों, जो हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो क्या करती है? वो जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी है उसको चेंज कर देती है, जिससे क्या, जो स्पर्म की एंट्री है वो हो ही नहीं पाती। ठीक है, सो याद रखना, अब जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करने वाला है वो सिर्फ एक ही ड्रग होता है, मतलब सिर्फ एक ही हमारे पास हार्मोन होता है, एंड दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो अगर मैं बात करूं कि ओनली एंड ओनली वो पिल जिसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, वो क्या करेगी? वो जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी है उसको चेंज कर देगी। ठीक है, सो याद रखना कि जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली पिल है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन ओनली ओरल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली ओरल पिल्स, ये बच्चों क्या करती है? इट विल अल्टर द क्वालिटी ऑफ, ये क्या करेगी? ये जो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी है, इट अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब अगर स्पर्म ही एंटर नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगी? सो इस केस में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एब्सेंट हो जाती है। सो फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। तो जो हमारे पास वो पिल्स जिसमें सिर्फ क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, वो कैसे काम करती है? सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको चेंज करके, ताकि जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो एंटर ना कर सके एंड वहां पे क्या? फर्टिलाइजेशन भी ना हो सके। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? देन अब बच्चों बात करते हैं एडवांटेज की, कि इस जो ओसीपी है हमारे पास, इसका एडवांटेज क्या होता है। तो बच्चों इसका ये एडवांटेज है कि जो इसके साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा कम है, एंड फीमेल्स क्या, जो ये मेथड है उसको वेल एक्सेप्टेड कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो टैबलेट्स के थ्रू जा रहा है, इसमें कोई मतलब हमारे पास सर्जरी नहीं हो रही, इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इतना ज्यादा है बट क्या बहुत कम साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा कम। तो इसलिए क्या ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है। ठीक है, सो इट इज वेरी इफेक्टिव। तो इसका पहला एडवांटेज क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम है, विद लेसर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और जो ये मेथड है बच्चों वो फीमेल के द्वारा क्या? वेल एक्सेप्टेड है एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्या बच्चों? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। अब देखो, प्रोजेस्टेरोन को अकेले या कॉम्बिनेशन बना के विद एस्ट्रोजन उसको क्या करा जाता है? इंजेक्ट करा जाता है इनटू द फीमेल्स, या उसके इम्प्लांट्स बनाकर स्किन के नीचे लगा देते हैं,
ताकि वहां से क्या जो हार्मोन है वो रिलीज होता रहे एंड वो अपना इफेक्ट करता रहे। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन अकेला, प्रोजेस्टेरोन एलोन, या फिर उसका कॉम्बिनेशन बना के विद एस्ट्रोजन, और in combination with estrogen can also be used by females, can also be used by females as injections और implants। ठीक है, as injection और implants under the skin। ठीक है, तो जो बच्चों इम्प्लांट्स है उसको लगाया जाता है स्किन के नीचे, यानी कि beneath the skin, और जो इंजेक्शंस है उसको तो सिंपली इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो याद रखना अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़ा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। अभी तक हम क्या टैबलेट्स की फॉर्म में फीमेल्स को हार्मोन दे रहे हैं, बट अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू कैसे कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं और इम्प्लांट्स के थ्रू कैसे हार्मोन्स को रिलीज करा जाता है इनटू द फीमेल बॉडी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन की। तो अब जो बच्चों इंजेक्शन है वो फीमेल्स लेती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन क्यों लेती है, ताकि वो प्रेगनेंसी को और कंसेप्शन को रोक सके। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले इंजेक्शन। सो फीमेल्स क्या लेती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। सो फीमेल्स क्या लेती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। ठीक है, टेकन बाय females to prevent pregnancy। अब इसका बच्चों जो एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, दैट इज हमारे पास DMPA, यानी कि डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, या बच्चों इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, जो इंडिया में गवर्नमेंट है वो इसको सप्लाई करती है विद द नेम ऑफ अंतरा। ठीक है, याद रखना, तो अंतरा क्या इसका इंडिया में नाम है एंड DMPA क्या इसका यूनिवर्सल नेम है। ठीक है, सो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोजेस्टिन। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ होता है इसके अंदर प्रोजेस्टिन, याद रखना। सो इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन। सो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन होगा। ठीक है, और जो बच्चों इंजेक्शन है ये 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। ठीक है, सो याद रखना, तो जो ये इंजेक्शन है वो लिया जाता है हर 3 महीने के बाद। सो 1 इंजेक्शन एवरी 3 मंथ। ठीक है, 1 इंजेक्शन एवरी 3 मंथ। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये इसकी हमारे पास ऐसी बोतल आती है। ठीक है, सो जो इसका इंजेक्शन पे नेम है वो होता है डीपो प्रोवेरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, एंड ये आती है बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज अंतरा के नाम से। ठीक है, सो याद रखना। देन बच्चों उसके बाद सेकंड आ जाते हैं इम्प्लांट्स। अब देखो इम्प्लांट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इम्प्लांट्स का मतलब क्या, कोई ऐसी हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे जाते हैं, बॉडी के अंदर ये लगाए जाते हैं। सो एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दे रखा है ना, जिसमें क्या टोटल ऐसी 6 स्टिक्स दिखा रखी है ना। तो यही बच्चों जो स्टिक्स है जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज इम्प्लांट डिवाइसेस। अब जो बच्चों ये डिवाइसेस है इसके अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते रहते हैं स्लोली। ठीक है, सो अब जो है इम्प्लांट बच्चों वो क्या है, लिख लेते हैं फटाफट,
कि जो इम्प्लांट है वो क्या है, आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। ये बच्चों क्या होते हैं, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं। सो दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस विच आर, जिसको क्या करा जाता है बच्चों, इम्प्लांट करा जाता है सबडर्मली, विच इज इम्प्लांटेड सबडर्मली। इसको बच्चों कैसे इम्प्लांट करा जाता है, सबडर्मली। यानी कि बच्चों सबडर्मली का मतलब क्या हो गया, बीनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे। सो बीनीथ द स्किन, ठीक है। और जो बच्चों हमारे पास ये इम्प्लांट्स है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसको लंबे समय तक रोक के रखते हैं। कैसे, क्योंकि जो ये इसके अंदर हार्मोन है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है। एंड यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि जो ये इम्प्लांट है उसको कैसे लगाया जाता है। तो ये क्या बच्चों, आर्म है, तो आर्म के नीचे इसको क्या लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आर्म के नीचे क्या इसको ऐसे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, एंड ऐसे क्या इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है स्किन के अंदर, और ये क्या यहाँ से धीरे धीरे हार्मोन को रिलीज करता जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड बात क्या, कि ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। सो इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इसका बच्चों एग्जांपल जो आपको याद रखना है, दैट इज नोर प्लांट। ऊपर आप लोग देख सकते हो, जो ये एनसीईआरटी में हमें इमेज दे रखी है, ये नोर प्लांट की ही इमेज है, ये वाली, ठीक है। सो याद रखना, नोर प्लांट, या इसको क्या बोल देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। या इसको बच्चों क्या बोल देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसके अंदर ही बच्चों क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है, एंड ये क्या 6 स्मॉल सिलिकॉन के कैप्सूल्स होते हैं, जैसा आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रिप्स है, ये बच्चों एक तरह से कैप्सूलेटेड फॉर्म है, और एक किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हार्मोन। हार्मोन भी कौन सा होता है इसके अंदर, प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, ठीक है। सो इस बात को याद रखना। फटाफट इस बात को लिख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन, ठीक है। सो इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन, एंड बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, 6 स्मॉल सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं। सो हैव 6 स्मॉल सिलिकॉन, और वो कैसा होता है बच्चों, परमिएबल, मतलब एक घुल जाता है, ये डिसोल्वेबल होता है। परमिएबल कैप्सूल, परमिएबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, परमिएबल का मतलब क्या, ये इजिली पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। क्या ये इजिली पेनिट्रेट कर सकता है, नॉट घुलना, घुलना इज अलग चीज, सॉरी वो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, याद रखना। परमिएबल का मतलब क्या होगा, कि ये इजिली पेनिट्रेट कर जाता है, परमिएबल कैप्सूल, एंड इसको इंसर्ट करा जाता है कैसे, अंडर द स्किन, ठीक है, याद रखना। और जो बच्चों इसका मैनर है, इसको जब लगाया जाता है तो इसकी जो शेप है बच्चों को कैसी रखी जाती है, मतलब इसको फैन शेप मैनर में अपर आर्म या फिर फोर आर्म में लगाया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। याद रखना इस बात को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी ये शेप है ये कैसी है, फैन लाइक शेप, ठीक है। सो याद रखना कि जो ये इम्प्लांट है इसको इंसर्ट करा जाता है इन अ फैन शेप मैनर। सो याद रखना कि इंसर्ट इन अ फैन शेप्ड मैनर, इसको फैन शेप्ड मैनर में इंसर्ट करा जाता है, वो भी कहां, अपर आर्म या फिर फोर आर्म में, इनसाइड अपर आर्म और फोर आर्म, ठीक है। और कैसे, छोटे से इंसिजन के थ्रू, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, मतलब
छोटा सा क्या यहाँ पे कट लगाया जाता है और उसके थ्रू क्या उसको इंसर्ट करा जाता है। सो थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। ठीक है, याद रखना। एंड बच्चों तीसरी बात क्या कि जो इसका बच्चों इफेक्टिव पीरियड है, मतलब ये अप टू 5 साल तक क्या इफेक्टिव रह सकती है, मतलब ये 5 साल तक क्या कॉन्ट्रासेप्शन को होने से रोक सकती है। सो याद रखना, इट रिमेन इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 years, फॉर अबाउट 5 years। ठीक है, इसको 5 मतलब ये 5 साल तक क्या कॉन्ट्रासेप्शन को रोक के रख सकती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो इसी के साथ हमारे इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स भी होता है खत्म। अब बच्चों थर्ड हमारे पास आता है इसमें क्या, लास्ट, दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि इमरजेंसी वाले केस में कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करा जाता है। अब देखो, अगर मान लो कि कोई कपल है, दे आर डूइंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर इन रेप केसेस, क्या होता है कि विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हमारे पास विक्टिम होता है उसको 72 आवर्स के अंदर ही हमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स देनी होती है। वो भी किसकी, या तो हो प्रोजेस्ट्रोजन अकेला या फिर हो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और इसको देना होता है विद इन 72 आवर्स। ठीक है, सो याद रखना कि it is used within 72 hours of unprotected sexual intercourse, unprotected sexual intercourse। और यहाँ पे जो बच्चों इंजेक्शन मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन सी दी जाती है, वो दी जाती है या तो प्रोजेस्ट्रोजन अकेली हो गई या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो या तो हो प्रोजेस्ट्रोजन या तो हो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, और प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखना कि इसको हम यूज करते हैं एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सो इट कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, in rape or unprotected intercourse, or unprotected intercourse। ठीक है, तो इस केस में क्या बच्चों दो मेडिसिन के नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली तो बच्चों आ जाती है दैट इज आईपिल, यहां आप लोग देख सकते हो दिस इज व्हाट आईपिल, तो ऐसे क्या इसकी टैबलेट्स आती है। एंड सेकंड बच्चों दैट इज अनवांटेड 72, एंड सेकंड इज अनवांटेड 72, ये वाली ऐसी। तो आधे डॉक्टर तो आप ऐसे बन जाओगे। अब जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं भाई साहब, इसका मिस यूज करने मतलब से ना कहीं। ठीक है, ये सभी जो मेडिसिन है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके पास नॉलेज रहे, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अपनी नॉलेज देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, जो आपका दिमाग है ना, इट इज जस्ट लाइक अ वेपन। तो आपको इसका यूज करना आना चाहिए, या तो इसको अच्छे काम के लिए यूज करो या तो इसको फिर यूज ही मत करो, क्योंकि बुरे काम तो हमें करने ही नहीं है, बुरे काम तो हमें करने ही नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे और करना नहीं चाहते तो भाई छोड़ दो, हमें कुछ ही नहीं करना। ठीक है, सो अपनी जो नॉलेज है बच्चों उसको स्ट्रॉन्ग करो।
ठीक है, एंड बातों को समझा करो। ठीक है, अब आप लोग बच्चे नहीं हो, अब आप लोग ग्रो हो चुके हो। ठीक है, सो समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, समझदार बनो एंड मैच्योर बनो। देन बच्चों, उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। अब यहाँ पे बच्चों क्या, जो हमारा था नेचुरल मेथड वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास बचता है बच्चों सेकंड मेथड, दैट इज परमानेंट स्टरलाइजेशन और टर्मिनल मेथड। ये इसके तीन नाम है। अब देखो इसका नाम ही बच्चों क्या है, परमानेंट। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोसीजर है वो परमानेंट होगा, यानी कि इसमें जो हमारे पास गैमेट्स बन रहे हैं, यानी कि अब देखो बच्चों हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज क्या क्यों कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं ताकि जो स्पर्म है और जो ओवा है वो आपस में मिल ना पाए, है ना, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो या फिर ओव्यूलेशन ना हो या फिर इम्प्लांटेशन ना हो। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्जरी का यूज करके हम क्या पूरे के पूरे जो मेन ऑर्गन है, मतलब जो हमारे पास मेन चीज है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग वहां से कट कर देंगे। अब गलत मत समझना, अब हमने यहाँ पे पेनिस को ही नहीं कट करना और ना ही हमने यहाँ पे फीमेल में ओवरीज को कट करना। यहाँ पे कट का मतलब है क्या कि जो सी हमारे पास मेल में डक्ट है, जिस डक्ट के थ्रू क्या स्पर्म बाहर आता है इनटू दी फ्रॉम दी टेस्टिस इनटू दी पेनिस, वो डक्ट कौन सी होती है बच्चों, वास्ट एफरनेस, है ना। तो मेल के केस में क्या होता है कि जो वास्ट एफरनेस है उसको उसका छोटा सा पार्ट कट कर दिया जाता है और उसको बांध देते हैं फिर। ठीक है, एंड फीमेल्स में भी ऐसे कि जो फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा हिस्सा है उसको कट कर देते हैं एंड उसको भी क्या बांध देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। ऐसे क्या होगा कि मेल में अगर वास्ट एफरनेसी बीच में से कट गई तो जो स्पर्म है बच्चों वो क्या बाहर ही नहीं आ पाएगा, वो क्या सिर्फ टेस्टिस में रहेगा, टेस्टिस से क्या वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। और ऐसे फीमेल्स में होगा अगर फेलोपियन ट्यूब ही कट कर दी तो जो बच्चों ओवा है और जो बच्चों एग है वो क्या यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास होते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। सो जो हमारे पास है बच्चों सर्जिकल मेथड, ये क्या करते हैं, so it blocks gamete transfer, it blocks gametes transport एंड ऐसे वो क्या करते हैं एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, और क्या कॉन्ट्रासेप्शन को रोक देते हैं एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब जो बच्चों ये टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, पर अभी तक ऊपर हम जितने बच्चों टेक्निक्स पढ़ते हुए आए हैं वो सारी क्या थी, रिवर्सिबल थी। पर जो ये टेक्निक है ये कैसी होती है, ये इरिवर्सिबल है, इसको दोबारा से ठीक नहीं करा जा सकता। तो जो इसकी रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। ये क्या इसका सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि एक बार अगर कट गया तो कट गया, उसके बाद अब उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, so these technique so these technique are so जो बच्चों ये टेक्निक है वो कैसी होती है, आर हाईली इफेक्टिव बट इसकी जो बच्चों डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो इसकी रिवर्सिबिलिटी है इट इज वेरी पुअर, सो वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, सो अब बच्चों अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स के केस में जो इस प्रोसीजर का नाम है दैट इज वैसेक्टोमी, एंड अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में बच्चों इस प्रोसीजर का नाम क्या है, ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में बच्चों क्या होता है, ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो किस में करा जाता है, मेल्स में करा जाता है, एंड ये क्या बच्चों एक परमानेंट मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का। सो इट इज permanent method, it is permanent method of contraception
ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। एंड ऐसे ही फीमेल में बच्चों क्या है, ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, सो इट इज permanent contraceptive method in females. Contraceptive method in females. ठीक है, याद रखना। सो अब बच्चों ये क्या एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेथड की कि जो वैसेक्टोमी है वो कैसे परफॉर्म करी जाती है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये मेल्स में एक छोटी सी सर्जरी होती है, सिर्फ एक छोटी सी। सो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर मतलब ये इतनी माइनर होती है कि ये सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है। ठीक है, तो ये होते कैसे है अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, फटाफट अब देखते हैं इसका मेथड। तो पहले इसके मेथड को समझते हैं, देन उसके बाद लिखेंगे। तो नीचे बच्चों आप लोग इस इमेज में देखो, यहां पे आप लोग देख सकते हो। अब जो तो बच्चों है ये वाला हिस्सा, दिस इज व्हाट, ये होता है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम से क्या डक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब वहां पे एक छोटा सा कट लगाते हैं ऐसे डॉक्टर्स लोग, एंड उस कट पे लगा के उसमें से क्या बाहर निकाल लेते हैं, वास्ट डेफरनेस को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ये व्हाइट कलर की डक्ट है, ये डक्ट बच्चों कौन सी है, दिस इज वास्ट डेफरनेस। एंड फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस वास्ट डेफरनेस को विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमारे पास एक सर्जिकल सीजर्स होती है ये, तो इसकी हेल्प से क्या बच्चों वो इसको कट कर देते हैं। एंड इसको बच्चों फिर कट करके वो क्या उसको टाई कर देते हैं यहाँ, जैसे आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। तो जो बच्चों ये इमेज है ये एनसीईआरटी की इमेज है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो वास्ट डेफरनेस को क्या कर दिया, कट कर दिया, एंड बाद में क्या उसको टाइट कर दिया, मतलब उसको वहां गांठ लगा दी, उसको वहां बांध देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को बच्चों हम लोग बोल देते हैं वैसेक्टोमी। तो इसको वैसेक्टोमी क्यों बोला, क्योंकि इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, वास्ट डेफरनेस। तो वासा डेफरनेस से याद रखना वासेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी वास्ट डेफरनेस, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सो याद रखना। अब इस जो प्रोसीजर है इसका ना बड़ा खतरनाक यूज हुआ। यूज इसका कब हुआ, जब हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद इसका यूज हुआ। कैसे, कहानी सुनना। अब जनरली क्या हुआ कि पॉपुलेशन का लेवल ना बहुत बढ़ गया था, तो पॉपुलेशन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि घर घर में गए वो, उन्होंने मेल्स को लालच दिया कि सरकार तुम्हारे लिए एक नई स्कीम लेके आई है जिसमें तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें धन दौलत मिलेगी, तुम्हारी फैमिली इससे क्या खुश रहेगी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, सभी मेल्स को पकड़ के ले आए, एंड उनकी उन्होंने क्या कर दी, वैसेक्टोमी कर दी वहां पे, क्योंकि भाई ये बहुत माइनर सर्जरी है, इसको मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 5 मिनट लगते हैं उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, उनको उलझा फुसला के ले आते थे और उनकी क्या कर देते थे, वैसेक्टोमी। इससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही बात होगी। अब वहां पे वास्ट डेफरनेस से कट कर दी, तो जिससे क्या हुआ, स्पर्म सीमेन के अंदर आ ही नहीं पाया। ठीक है, अब इस बात को फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 बातें और करते हैं, फिर लेक्चर को फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, सो बच्चों अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या होता था, अ स्मॉल पार्ट, अब इसमें क्या होता है कि वास्ट डेफरनेस का छोटा सा हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डेफरनेस इज रिमूव्ड or tied up through a small incision on the scrotum। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे याद रखनी है, अब देखो, अब हमने पढ़ना है कि इसका इफेक्ट क्या होता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने वास्ट एफर्नेसी कट कर दी, तो इससे क्या कि जो वो मेल है उसमें स्पर्म तो बनेगा ही नहीं और ना ही उसका पेनिस इरेक्ट होगा, बिकॉज पेनिस को इरेक्ट करने वाली जो वायर थी वो तो कट गई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्पर्म प्रोडक्शन चलती रहती है और इसमें पेनिस भी क्या इरेक्ट होता है। एंड जो कपल है दे कैन ऑल्सो डू अ सेक्स, तो एवरीथिंग इसमें नॉर्मल रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो चेंज कहाँ आता है, चेंज यहाँ इसमें आता है कि जो यहाँ पे सीमेन इजैकुलेट होता है फ्रॉम द मेल बॉडी इज विदाउट स्पर्म, उसमें क्या स्पर्म ही नहीं होता, क्योंकि स्पर्म को वहां पे क्या बाहर आने के लिए जो रास्ता था उसके बीच में से वो ब्रिज ही कट गया, मतलब ब्रिज ही तोड़ दिया। तो स्पर्म क्या टेस्टिस से बाहर ही नहीं आ पाया, स्पर्म बनेगा पर स्पर्म क्या सिर्फ टेस्टिस में रहेगा, टेस्टिस से बाहर वो आ ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्म प्रोडक्शन है, रुको इसको दोबारा लिखूं, अब ठीक है, कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आफ्टर वैसेक्टोमी स्पर्म बनेगा एंड पेनिस ऑल्सो इरेक्ट, और पेनिस भी क्या इरेक्ट होगा, और जो कपल है दे कैन ऑल्सो डू क्वाइटस, एंड कपल यानी कि जो मेल है, कपल तो क्या लिखना सीधा मेल लिखते हैं, एंड मेल कैन ऑल्सो डू इंटरकोर्स। सो डिफरेंस क्या होता है, सो ओनली डिफरेंस इज, so only difference is जो सीमेन है is without sperm, कि जो सीमेन है वो क्या स्पर्म के बिना होगा बस, और बाकी सब क्या इसमें नॉर्मल रहता है, ठीक है। सो ये बात याद रखना। एंड सेकंड बात क्या, कि जब वैसेक्टोमी परफॉर्म करी जाती है तो ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, इसको इफेक्टिव करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार क्वार्टर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सिंपल सी बात है, अभी जो वो पाइप है, अभी जो वो डक्ट है उसमें कहीं ना कहीं स्पर्म होगा, ऐसा नहीं कि स्पर्म उसमें नहीं होगा, स्पर्म होगा क्योंकि स्पर्म तो पहले बन रहा था। तो इसलिए क्या जो बचा कुचा स्पर्म है पहले उसको बाहर निकालना पड़ेगा, एंड उसको बाहर कैसे निकालेंगे, जब वो मेल 3 से 4 टाइम क्वाइटस करेगा और जब उसके जो सीमेन है वो 3 से 4 बार बाहर आएगा, ठीक है। तो जो ये वैसेक्टोमी है इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सेकंड जो नोटेबल बात है यहां पे वो क्या है कि वैसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, कि वैसेक्टोमी is not effective immediately. It is effective after 3 or 4 times of coitus, ठीक है। So it is effective after 3 or 4 times of coitus, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, कि ट्यूबेक्टोमी कैसे परफॉर्म होती है। सो बच्चों अगर बात करें हम ट्यूबेक्टोमी की, सो जो बच्चों ट्यूबेक्टोमी है अब इसका मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी क्या सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें भी क्या होगी सर्जरी होगी। एंड इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका भी छोटा सा पार्ट रिमूव करा जाता है एंड उसको क्या फिर बाद में बांध देते हैं। सो इसमें भी क्या होगा कि स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड tied up
through a small incision through a small incision in the abdomen। एंड बच्चों इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस प्रोसीजर को हम लोग बोल देते हैं लेप्रोटोमी। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लेप्रोटोमी। ठीक है, सो या तो इसको एब्डोमेन से करा जाएगा या फिर इसको करा जाएगा थ्रू विजाइना और थ्रू विजाइना। ठीक है, सो यहां पे इमेज देख सकते हो आप लोग कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को यहां से कट कर दिया गया एंड कट करने के बाद क्या उसको यहां से बांध दिया गया। ठीक है, सो इट इज कट एंड टाइड। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो दिस इज द रियल इमेज। ठीक है, तो यहां पे क्या ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब को क्या यहां से कट करा गया एंड उसको क्या बाद में बांध दिया गया। अब जब उसको कट कर दिया गया तो वहां से अब कोई चांस ही नहीं है कि एग यूट्रस में चला जाए, बिकॉज अब जो फैलोपियन ट्यूब का रास्ता था वो यहां से क्या हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, और कोई यूट्रस में जाने का रास्ता वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या वहां से जो एग है वो नहीं जा पाएगा। और याद रखना कि जो हमारे पास ट्यूबेक्टोमी है ये आफ्टर सर्जरी इमीडिएटली क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, सो इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली। एंड इस केस में भी क्या सब कुछ नॉर्मल रहता है, इसमें भी एग बनेगा, एग भी रिलीज होगा। बस इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ओवा है वो यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहां पे क्या होगा कि जो oocyte ओवरी से रिलीज होगा वो क्या होगा, वो बाय फैगोसाइटोसिस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उधर ही समझ गए बच्चों। एंड नीचे हमारे पास क्या यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको बोर्ड के एग्जाम्स है, तो बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस क्या डायग्राम बेस्ड आते हैं एंड नीट में भी सेम ऐसा ही है, वहां भी क्या हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी डायग्राम्स है इस चैप्टर के मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में याद करवा रहा हूँ, बस आपका एक ही काम है उसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, अब एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। एंड बच्चों इसी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एमटी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या 3 से 4 लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपने जितने भी टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं निखरेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मेन थिंग बच्चा लोग। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। एंड अगर कोई आपको डाउट है, कुछ ऐसा आपको टॉपिक है जो समझ नहीं आया, आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में आके वहां से डाउट्स ले सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। शाम को तो शाम को मैं फ्री रहता हूँ, आप मेरे से आके डाउट्स ले सकते हो। ठीक है, अब एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों हमने पढ़ा आज क्या, हार्मोनल मेथड, जिसमें बच्चों हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा ओसीपी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ी डेली ओरल पिल्स एंड फिर हमने पढ़ी वीकली ओरल पिल्स। उसके बाद देखा हमने इसका इफेक्ट देखा, एडवांटेज देखा, फिर बच्चों हमने पढ़ा क्या इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंजेक्शन देखा एंड उसके बाद क्या देखा बच्चों हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, इम्प्लांट देखा। ठीक है, कि इम्प्लांट को कैसे लगाया जाता है, फिर हमने वो भी देखा। उसके बाद बच्चों हमने बात करी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है एंड कब दी जाती है, जिसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े, आईपिल पढ़ा और अनवांटेड 72 पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट करा परमानेंट और स्टेरिलाइजेशन और टर्मिनल मेथड, जिसमें बच्चों हमने सर्जिकल मेथड के बारे में बात करी। मेल्स में क्या होती है वैसेक्टोमी, फीमेल्स में क्या होती है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि वास्ट एफरनेस का छोटा सा पार्ट कट कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट करा जाता है और बांध दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास वैसेक्टोमी है वो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, पर जो हमारे पास ट्यूबेक्टोमी है इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखा। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर होता है खत्म। आई होप कि आपको आज का लेक्चर
समझ आया हो। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, कोई आपका डाउट है, आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको मोस्टली समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में फायर लिख के जाना भाई साहब कि सर धांसू समझ में आया। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपका आज का लेक्चर करते हैं खत्म, एंड मैं मिलूंगा आपको कल। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।